बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर चुनाव मंच। 2024 की रणभेरी बज चुकी है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए ये जो चुनाव है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इन सब के बीच आज इंडिया टीवी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन जा रहा है 400 पार और किसकी आ रही हैं 150 सीटें। किन मुद्दों पर हो रहा है चुनाव, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मंच पर बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार और इस देश की सबसे दमदार महिला नेताओं में से एक सुषमा स्वराज जी की परछाई बांसुरी स्वराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बांसुरी जी, आप ही के नाम से ही शुरुआत करूंगी। आपके नाम में सुर है, लय है, ताल है। आप पॉलिटिक्स में नहीं है, कई बार कह चुकी हैं। इस पॉलिटिक्स के लय को आप कितना पकड़ पा रही हैं? क्योंकि ये थिरकन मोदी की गारंटी की थिरकन है और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है और आत्मविश्वास का आश्वासन है। अब तो चुनाव कैंपेन आपने शुरू कर दिया है। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी आप लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके से लोग आपका स्वागत करते हैं। आप जब लोगों के बीच में जा रही हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं? मोदी की गारंटी, आप बांसुरी स्वराज की पर्सनालिटी या सुषमा स्वराज जी की लेगेसी? इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है, वचन है। मोदी जी की गारंटी, इसीलिए लोगों का उस पर अगाध विश्वास है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया था, एक एक वचन की पूर्ति करी है। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे CAA लाना हो, चाहे फिर 33% आरक्षण देश की मातृशक्ति के लिए लाना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में, या फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और आप दूसरी तरफ देखेंगी तो मोदी जी का जो विजन है एक विकसित और सशक्त भारत बनाने का, इस स्वप्न को हकीकत में बुनने के जो उन्होंने कदम लिए हैं पिछले एक दशक में, इनकी गूंज आपको जनता जनार्दन में दिखेगी। आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल में मेरे साथ। मोदी के प्रति जो विश्वास है वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरस रहा है। जब इतना ही कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है, आपके पास अपने काम गिनाने के लिए इतनी सारी बातें हैं, आपने अपने वादे पूरे किए जैसा कि आप कह रही हैं, तो फिर दिल्ली के रण में आपको 7 में से अपने 6 जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ही की सीट से केंद्रीय मंत्री भी रही मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट क्यों कट गया? क्योंकि हमारी पार्टी और संगठन में टिकट कटते नहीं है, मिलते हैं। और पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक ये दायित्व आपको दिया जाता है, आप इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसका निर्वाह करते हैं। यदि दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा पाएं। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस चुनाव में आप चाहे कितना भी मुद्दा भटकाने की कोशिश करें, ये देश तो महंगाई और बेरोजगारी पर ही वोट करेगा और ये अनुभव आपको अच्छा खासा होगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्याज की बढ़ती महंगाई पर ही गिरी थी और उसके बाद कभी वापस लौट नहीं पाई सत्ता में। आप 27 बरस पुरानी बात कर रहे हैं। 2025 में देख लीजिएगा, दिल्ली का वास्तु बिल्कुल अलग होगा। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक दशक में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। और मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो आपने हमारे विकसित भारत का संकल्प पत्र देखा होगा। निवेश से नौकरी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। और आप ये देखिए, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो हम पूरे विश्व में वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ये सारे के सारे रोजगार के ही आयाम हैं। देखिए, विपक्ष की बातों पे आप इतना मत जाइए। विपक्ष है, उनका तो काम है ना दोषारोपण करना। अब विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बांसुरी स्वराज जी की इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना। आपकी पिच एकदम खाली है, खुद ही बैटिंग करनी है, खुद ही बॉलिंग करनी है, तो छक्के तो लगेंगे। देखिए, पहली बात तो बांसुरी स्वराज के व्यक्तित्व में ये छोटापन नहीं है।
मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करती हूं। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने की, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी कि अपने अरेस्ट की ये पूरी की पूरी परिस्थिति, इसका निर्माण उन्होंने स्वयं करा है। पहला जो उनको समन आया था वो नवंबर 2023 में आया था। तब लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे, पर उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब से बहाने दिए। उन्होंने कहा कि वो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप में जा रहे हैं। 9 समन्स का निरादर करा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। और वो भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपको समन दिया गया है तो आप पर अनिवार्य है कानूनी तौर पर कि आप जाकर उस समन का आदर करें, नहीं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हैं अपने खिलाफ। मैं कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विवश कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो उनके घर आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी मोर्चा संभाल चुकी हैं। आप बेशक कहें कि उनकी जो छवि है वो धूमिल हो गई है, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी पूरी दिल्ली और देश में घूमकर ये बता रही हैं कि उनका शरीर बेशक तिहाड़ जेल में है, लेकिन आत्मा तो हम सबके बीच में है। आत्मा से कैसे लड़िएगा? मिसेस केजरीवाल एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। रही बात उनके प्रचार में आने की, ये अंदरूनी मामला है इंडिया अलायंस का कि वो प्रचार किनसे करवाते हैं। इस सवाल पर तो जवाब दे सकती है ना कि वो और उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली का वो बेटा जो दिल्ली के लोगों के बारे में सोचता है, माताओं बहनों के बारे में सोचता है, उसे जेल में डाल दिया आप लोगों ने, इसलिए उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा अभी भी लोगों के बीच में है। चलिए, इसमें 2 सवाल है। पहली बात, उनको जेल में भाजपा ने नहीं डाला, उनके खुद के कुकर्मों ने करा है। और दूसरी बात, इस देश की कचहरियों ने, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया है और वो अर्जी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई थी, और वो अर्जी बेल की नहीं थी। वो इसलिए थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि कोर्ट इस पे फाइंडिंग दे कि उनकी अरेस्ट लीगल थी या इलीगल। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि कोर्ट एक एक सबूत को जांचे और बताए कि उनकी अरेस्ट लीगल थी या इलीगल। और कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है किकबैक्स लेने की शराब घोटाले में, और इसीलिए सारे सबूत और तथ्य देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि उनकी अरेस्ट लीगल है, जायज है। एक और आरोप जो आप पर लगाया जा रहा है, इसी मंच पर संजय सिंह भी थे, वो खुलकर आरोप लगा रहे थे कि आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। वॉशरूम्स तक में सीसीटीवी लगवा दिए गए, वो क्या खा रहे हैं इसे देखने के लिए सीसीटीवी लगवा दिया गया। साजिश रची जा रही है उनकी हत्या की जेल के अंदर। बस इतना जरूर कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि कृपया राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ मत करिए। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और उन्हें बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। ईश्वर की आप बात कर रही हैं, कल ही हनुमान जयंती थी, बाकायदा शोभा यात्रा निकाली है। हालांकि आप भी मंदिर गई थी, आपकी हनुमान तस्वीरें में देख रही थी। बिल्कुल, हनुमान जन्मोत्सव था। सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा यात्रा निकाली और उसमें हनुमान जी के स्वरूप के हाथ में इंसुलिन दिखा दी और कहा ये हमें हनुमान जी के आशीर्वाद से इंसुलिन मिली है, इसमें कोर्ट का और आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ही है जो हनुमान जी से इंसुलिन की अपेक्षा कर सकती है। हम तो भाजपा ही हैं, हम तो सनातनी हैं भाई। हमारे लिए तो एक जड़ी बूटी मांगो, पूरा मेरू पर्वत उठा के ले आते हैं। एक और आरोप जो इस पूरे चुनाव में विपक्ष आप पर लगा रहा है वो ये कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो ये आखिरी चुनाव होगा, ना वोट डालने का अधिकार जनता के पास रहेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में आप लोग अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, इसीलिए आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी ये जो ऊटपटांग का ज्योतिष जानती, इसकी ज्ञाता मैं नहीं हूं। संविधान में बदलाव होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं। संविधान बिल्कुल सुरक्षित है।
मैंने कहा ना, ये भ्रमित करने का प्रयास है। देखिए, 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं करा। अब चुनावी जुमले ढूंढते हैं और दोषारोपण करते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ही ऊटपटांग का ज्योतिष के ज्ञाता है, अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करते रहते हैं। अब जो हो रहा है उस पर तो विपक्ष बोलेगा। ईडी सीबीआई तो एक प्रमुख मुद्दा है और दिल्ली और झारखंड से तो ये मुद्दा सबसे बड़ा होकर निकला कि ईडी सीबीआई दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है। निराधार आरोप है, निराधार आरोप है। ईडी और सीबीआई, ये जांच एजेंसियां केवल अपना काम कर रही हैं और बार बार आम आदमी पार्टी हो या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, खास करके आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, इन्होंने तो ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के समक्ष भी रखी हैं और कोर्ट का फैसला क्या आया कि जी नहीं, जांच एजेंसियों का कोई राजनैतिककरण नहीं हो रहा। मैं जानती हूं विपक्ष का भरोसा भाजपा पे नहीं है, पर इस देश की जुडिशरी पे तो है ना। वो तो यही कहते हैं, वो भी ये मानते हैं इसकी देश की जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब सवाल तो लोकतंत्र खतरे को लेकर भी उठाया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। सूरत का जो चुनाव हुआ उसे सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी भी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बना रही है कि पहला एग्जाम्पल है जिसपे हमें नजर आ रहा है कि ये लोकतंत्र खतरे में है। ये लोकतंत्र खतरे में है, ये घंटी वो बजा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा था। ये वो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है जिसने जैसे ही पंजाब में सत्ता आई और इनका नियंत्रण एक स्टेट पुलिस पे हुआ तो पंजाब पुलिस को भेजा गया दिल्ली हमारे नेता तेजिंदर सिंह बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर कर कुमार विश्वास जी का भी दरवाजा खटखटाया और आप ही की फ्रेटर्निटी की एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जब शीश महल का घोटाले का एक्सपोजे करा तो आप भूल गई कि उनको पंजाब पुलिस ने एक झूठे केस में फंसाया, अरेस्ट करा और कचहरी ने भी ये फाइंडिंग दी है कि उस जर्नलिस्ट के खिलाफ जो केस था वो सरासर झूठा और निराधार था। इतना कुछ है इन चुनावों में बात करने के लिए, इतने सारे मुद्दे हैं इन चुनावों में बात करने के लिए। आखिरकार दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये नैरेटिव हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमता नजर क्यों आ रहा है? आपको अपने संकल्प पत्र से ज्यादा कांग्रेस के संकल्प पत्र में झांकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। हमारा कैंपेन बहुत सकारात्मक है, लेकिन हाँ, अगर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है, विपक्षी चेहरा है, इंडिया अलायंस की लीडर है, अगर वो एक देश विरोधी मैनिफेस्टो लाएगी तो हम तो भारतीय होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और रही बात ये रेटोरिक हिंदू मुस्लिम का, इसकी शुरुआत उन्होंने करी थी। ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर समुदाय का ज्यादा राइट है इस देश के रिसोर्सेज पर, और ये माननीय राहुल गांधी जी ने एक पब्लिक रैली में ये बात करी है कि आपकी मेहनत से अर्जित करी हुई आपकी संपत्ति, मेरी माताओं और बहनों ने जो आभूषण मेहनत से बनवाए हैं, और आप भी जानती हैं एक महिला है, भारत में आभूषण अलंकार नहीं होते, सुरक्षा का पर्याय होते हैं घर की गृहिणी के लिए। उनको ये कहना है राहुल गांधी जी का कि आपकी संपत्ति यानी आपका जितना बैंक में पैसा है, जितना घर में पैसा है, आपने जितने घर बनाए हैं, आपकी जमीनें, आपकी महिलाओं के मातृशक्ति के गहने आभूषण को देख के इन्वेस्टिगेट कर कर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं और भाजपा विकसित भारत में क्रिएशन ऑफ वेल्थ की बात करती है। इसमें मुस्लिम शब्द कहां से आया? पूरी की पूरी कांग्रेस चुनौती दे रही है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल साहब तो ये कहने लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा अगर हमारा मैनिफेस्टो, तो आप हमसे समझ लीजिए, हम आपको समझा देंगे। चुनौती दे रहे हैं, ढूंढ के दिखाइए कहां है मुस्लिम शब्द। तो ऐसा मैनिफेस्टो निकाल दिया जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, इनको समझाना पड़ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दरअसल इनको ना विस्मरण की आदत है, ये भूल जाते हैं। क्यों भाई? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके नेता नहीं हैं? क्या उन्होंने कहकर एक सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा कि एक पर्टिकुलर समुदाय का ज्यादा हक है देश के रिसोर्सेज पर? और उसके बाद जब इनके लीडर माननीय राहुल गांधी जी एक पब्लिक रैली में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं बजाय क्रिएशन ऑफ वेल्थ की, तो आप मुझे बताइए क्या समझना चाहिए?
देखिए 2024 का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये अभी भी देश को कांग्रेस पार्टी रिलीजियस लाइंस पे, भाषा के आधार पर, जात पात के आधार पर, रीजन के आधार पर देश को दोबारा बांटने की बात कर रही है। और भाजपा परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर एक विकसित भारत की बात करती है। अच्छा, विपक्ष पूरा का पूरा ये कहता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं राजनीति में। आपने जितना बड़ा मुद्दा परिवारवाद को बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया, वही मुद्दा तो अब दिल्ली में नजर भी आ रहा है। आपको क्यों ना एग्जाम्पल माना जाए परिवारवाद का? क्योंकि मेरी माता एक जनप्रतिनिधि थी या राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना किसी और कार्यकर्ता को जिसके माता पिता राजनीति में नहीं है, पर वो मौका है संघर्ष का, वो मौका है काम करने का, वो मौका है जनता जनार्दन के बीच में जाकर करबद्ध प्रार्थना करने का। लेकिन हाँ, परिवारवाद तब जरूर होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं। पार्टी के मुखिया आप बनेंगे क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। संघर्ष तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाली, पैदल घूम घूम के पूरे देश को समझा। इसे संघर्ष नहीं मानती? देश भ्रमण करने से या यूं भटकने से आप देश हित नहीं करते हैं। देश के बारे में चिंतन करने से, काम करने से तब आप देश हित करते हैं। पर क्या करें, उनके इर्द गिर्द जो उन्होंने वैश्विक सोच के और वामपंथी सोच के जो रिसर्चर्स रख लिए हैं, उसके कारण वो बार बार भारत के अहित की ही बात करते हैं। अब देखिए, अपने सेशन के आखिर में मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी। मैं एक एक नेता का नाम आपके सामने रखूंगी और आपको सिर्फ 1 वर्ड यानी एक शब्द में उसको डिस्क्राइब करना है। शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। हमारे यहां कहते कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो चुप रहो। मनीष सिसोदिया। बेल की आवश्यकता है। सत्येंद्र जैन। भ्रष्टाचारी। संजय सिंह। भाषा के संयम की आवश्यकता है। विजय नायर। फिर खामोशी। राहुल गांधी। आप नाम ही ऐसे दे रही हैं, मैं क्या करूं? राहुल गांधी जी। बेटर रिसर्च टीम की जरूरत है। अब आइए आपकी अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी। परिश्रमी, पराक्रमी। अमित शाह। विजनरी। जेपी नड्डा जी। हमारे लीडर। मोहन भागवत जी। हमारे पथ प्रदर्शक। और आपके प्रतिद्वंदी सोमनाथ भारती जी। प्रतिद्वंदी। आपके फोटोज देख रही हूं मैं, आप बड़े पानी पूरी का चस्का लेती हुई नजर आ रही हैं आप, और उसी से चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। तो रैपिड राउंड का एक सवाल मेरा ये भी है, दिल्ली में सबसे अच्छी पानी पूरी कहां मिलती है? अभी तो प्रिंस पान में खाई है, लेकिन करोलबाग जिले में भी जाऊंगी और वहां के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं। सबसे अच्छी मिठाई? कलेवा। सबसे अच्छे कपड़े कहां शॉपिंग करनी चाहिए? ऑनलाइन। मिलेनियल हूं इसलिए इंस्टाग्राम जनरेशन वाली हूं, ऑनलाइन खरीदती हूं। पसंदीदा प्रोफेशन क्या है, नेतागिरी या वकालत? नेतागिरी प्रोफेशन है ही नहीं, वकालत प्रोफेशन है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू या प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। सबसे अच्छे विदेश मंत्री? 2014 में सुषमा स्वराज, 2019 के कार्यकाल में जयशंकर जी। सबसे अच्छे गृह मंत्री? अमित शाह जी। दिल्ली के बेस्ट सीएम अभी तक कौन रहे? मदन लाल खुराना और श्रीमती सुषमा स्वराज। युवा नेता कौन है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? 20 साल पहले युवा की परिभाषा में जरूर आते। यदि आज आप युवा की परिभाषा में डालेंगी तो पीटर पैन सिंड्रोम लागू हो जाएगा। वो तो कहते हैं ना कि हम युवाओं की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी भी कहते हैं, राहुल गांधी जी भी कहते हैं, तो युवा नहीं मानती आप? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। शेरो शायरी आप खूब करती हैं, आस्था आपकी सनातन धर्म की तरफ है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर भी समझ में आता है। और आप
बखूबी उसे अपने शब्दों में पिरोना भी जानती हैं। एक वीडियो में आपका देख रही थी, आपकी माँ ने आपको सिखाया था शिव तांडव की मैं बात कर रही हूं। अगर उसकी 4 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना सके तो। सुनाऊंगी तो पूरे 16 पद सुनाऊंगी। सुनाइए। जी, मैं 5 बरस की थी जब मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज ने मुझे शिव तांडव स्तोत्र के 16 पद कंठस्थ कराए थे। आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से माता पार्वती और भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करती हूं। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलत जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवे शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। सनातन धर्म की बात चली गई है और इस पर राजनीति की बात ना हो तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म को भी सेंटर में रखकर खूब पॉलिटिक्स हुई है। चाहे वो साउथ की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे वो आपकी अपनी पार्टी की बात कर लें। प्रधानमंत्री ने घूम घूम के सबको बताया कि सनातन विरोधी है पूरा का पूरा विपक्ष। ये आरोप तो वो आप पर भी लगाते हैं कि आपने ठेका लिया है हिंदू धर्म का। आप भूल गए कि इंडी अलायंस की तरफ से डीएमके ने कितनी अभद्र टिप्पणियां करी हैं सनातन पर। कभी सनातन संस्कृति को किसी बीमारी के साथ तुलना करते हैं, कभी बात करते हैं सनातन की जड़ें इस देश से उखाड़ फेंकने की। ऐसे में बाकी जितने भी इनके घटक दल के साथी हैं वो गठबंधन धर्म निभाते निभाते राज धर्म राष्ट्र हित दोनों की बलि चढ़ाकर एकदम चुप्पी साधे रहे। नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के प्रधान सेवक हैं। सनातन संस्कृति पर अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी विपक्ष करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रचंड स्वर में उनकी आवाज उठेगी। आप विपक्ष को राम विरोधी भी बताते हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि राम मंदिर पर आपकी बपौती नहीं हो सकती है। राम मंदिर हम सबका आस्था का केंद्र है। हम जाएंगे लेकिन तब नहीं जाएंगे जब बीजेपी अपने प्रायोजित कार्यक्रम में हमें बुलाएगी। एक तरफ राम मंदिर के परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं राम सबके हैं। वो कहते हैं देव से देश और राम से राष्ट्र चेतना की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं राम कृपा से। और दूसरी तरफ विपक्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद ऐसे बहाने ढूंढती है। और बहुत विनम्रता से कहूंगी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बिल्कुल डिस्कनेक्ट है अपने ही कार्यकर्ता के मानस से। आप जानती हैं कि उनके कार्यकर्ता चाहते थे कि वो स्वीकार करे ये न्योता, लेकिन तो भी अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये जो न्योता है ये ठुकराया। इसी का परिणाम है कि पहली बार माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इस बार वोट नहीं देंगे। अच्छा, जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाती हैं तो इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके साथ आपकी माता जी की जो लिगेसी है वो चलती है। तो क्या कभी बांसुरी स्वराज नर्वस होती हैं कि आपके लिए एक ऐसी राह चुनी गई है जिस पर पहले से ही बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिए गए हैं, उस पर चलना है और जनता की कसौटी पर खरा उतरना है? देखिए, जहां तक लेगेसी का प्रश्न है ये दूसरों के जहन पे है। मुझ पर श्रीमती सुषमा स्वराज का आशीर्वाद है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। और हाँ, आपको मैं अकेली चलती दिखती हूं क्या? ना,
ये टिकट तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट है। मेरे साथ तो मेरे संगठन और मेरी पार्टी की शक्ति मेरे साथ चल रही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की है। ये उनका बड़प्पन है। ये आशीर्वाद मुझे ऐसे समय पे मिला था जो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मां की मेमोरियल सर्विस पे उन्होंने ये कहा था और उनकी हौसला अफजाई और उनके आशीर्वाद के लिए मैं आजीवन उनकी ऋणी हूं। ऐसी कौन सी क्वालिटी है सुषमा स्वराज जी की जो आप अपने अंदर महसूस करती हैं, और एक कौन सी ऐसी कमी है जो आपको लगता है कि वो क्वालिटी मां की आपके अंदर जरूर आनी चाहिए थी? क्वालिटी तो एक है जो उन्होंने ही इनकलकेट करी है। मैं निर्भीक हूं, निर्भय हूं। मेरे साथ कृष्ण है, मुझे किसी का भय नहीं है। और क्या कमी? कमी क्वालिटी की बात नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी की बात करने लगूंगी तो ये उद्दंडता मैं कभी कर ही नहीं सकती कि अपने आप को उनके साथ तुलना करूं, उनसे कंपेयर करूं। पर एक बहुत बड़ी कमी है, उनकी खुद की कमी है, वो यहां नहीं है। जब बांसुरी जी आपका जिक्र हो रहा है तो आपकी भाषा पर जो कमांड है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसकी भी खूब तारीफ जनता के बीच में हो रही है कि आप जितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं उतनी ही अच्छी आप अंग्रेजी भी बोलती हैं, और इसकी शिक्षा आपके घर से हुई है। कैसे? जी, घर में ये रूल था कि माँ के साथ आप केवल हिंदी में बात करेंगे और आपको अपभ्रंश नहीं प्रयोग करना है, और पिता के साथ आप अंग्रेजी में बात करेंगे। अभी आपका बिजी शेड्यूल हो गया है। आप कई बार ये बताती हैं कि आपको घर पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपने फादर के साथ बैठकर चाय पीना आपको अच्छा लगता है, गप्पे मारना आपको अच्छा लगता है। अब तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, सारा समय जनता के लिए डिवोटी हो गया है। कैसे चुराती हैं पल अपने पिता के साथ? मैं आपको सच बताऊं, चाहे रात का 1:30 बज जाए, पापा अभी भी इंतजार करते हैं। उनसे गप्पे मारे बिना नहीं सोती। तो क्या बातें होती हैं? आप चुनाव प्रचार के बारे में उन्हें बताती हैं? उनसे अरे वो सलाह हम बाप लेते हैं? बेटी की बातें मैं सार्वजनिक मंच से थोड़ी बताऊंगी। अभी आप जब जनता के बीच में जा रही हैं तो दिल्ली का क्या सेंटिमेंट बांसुरी स्वराज पकड़ पा रही हैं? क्या दिल्ली चाह रही है? क्योंकि अभी जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो तो सीधे कह रहे हैं कि एक लहर है, और ये लहर है सत्ता विरोधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप 150 सीट भी नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी अपना अलग नंबर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आप 400 पार चले जाएंगे। किसकी बात को सच मान? जनता की बात को सच मानती हूँ, और जनता ने ये संकल्प लिया है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी विपक्ष ये कह रहा है पूरा कि पहले चरण के चुनाव ने आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जिस तरीके की वोटिंग हुई है, धीमा मतदान हुआ है। पहली बात तो ये नारा नहीं है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी भारत की जनता। और दूसरा, ये जितनी भी भविष्यवाणियां आ रही हैं, ये उस इंडिया अलायंस से आ रही है जो कभी आलू से सोना बनाने का प्रयास करता है, और जब वो नहीं हो रहा तो आपकी माताओं और बहनों का सोना चुराने की बात करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं बांसुरी जी आपको अपने चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने।